क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। किस में होता है, किस वर्ग में होता है? ओबीसी में होता है, एससी में, या एसटी में होता है? बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये यूआर में, सामान्य वर्ग में होता है। किस में होता है ये? यूआर में। अनरिजर्व्ड बोलते हैं, अनरिजर्व्ड, सामान्य, जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त है। तो उसमें से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए एक सिंघो कमीशन था। अभी एमटीएस 2024 में बड़ा क्वेश्चन अच्छा पूछा गया ये सिंघो आयोग का, सिंघो आयोग की सिफारिश पर। अब आप इसको ना पढ़ते विस्तार से तो आप तो पढ़ते जाते हैं एग्जाम में सिर्फ 16 को। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिंघो आयोग, क्या कहा उन्होंने कि भाई ऐसा भी तो है, यूआर में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आपका क्या बोलेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। और ये क्या बोलेंगे, उस 50.5% में से ही होगा, अलग से काउंट नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे, यहां पर कैसा बोला गया, यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या शर्तें हैं? 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं। दूसरी बात क्या बोलेंगे, परिवार की जो आय है, फैमिली की जो इनकम है, परिवार मैंने अभी आपसे डिफाइन किया था, परिवार का क्या मतलब है। परिवार की जो आय है वो कितनी होनी चाहिए? परिवार की आय 8 लाख से कम, 8 लाख से क्या होनी चाहिए? लेस देन 8 लाख एनुअली। एनुअली का अर्थ है कि वार्षिक में 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, सिंघो आयोग ने ये बात कर दी। रिपीट करें इसको एक बार, देखेंगे क्या बोला मैंने आपसे। 16 में, 15 में तो भेदभाव की बात नहीं की गई थी। 16 में बोला गया कि भाई जब भी आपका लोक नियोजन का मतलब क्या है, जब कैसे कोई भर्ती मिली है सरकारी पदों पर कभी भी, तो सबको वो अधिकार होगा। और स्टेट जो है आपका इन 7 ग्राउंड्स पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन साथ में बताया गया कि अगर जो जरूरत है उसके लिए किया भी जा सकता है, और वो भेदभाव होगा आपका निवास स्थान के आधार पर। पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते स्टेट को। आपका रिजर्वेशन जो दिया जाएगा प्रमोशन में, उस पर भी आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। कैरी फॉरवर्ड पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, और जो नियुक्ति में वरीयता होगी उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, ये 16 है हमारा। बात क्लियर है? क्लियर। अब आते हैं 17 पर। 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल 17 को समझने से पहले आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि संविधान का, या मेरा एक क्वेश्चन और सुनिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बताइए, संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द की व्याख्या की गई है या नहीं की गई है? उसी के बारे में ये बात है भैया। 15(6) और आपका 16 के 6 में क्या अंतर है? देखो 15 के 6 में की गई है बात सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की, कि भेदभाव होगा, ईडब्ल्यूएस को आपका भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन यहां पर 16 में जो बात हो रही है, 16 में बात हो रही है कि नौकरियों में आरक्षण की, नौकरियों में आरक्षण की जो बात की गई है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों ही बातें की, 15(6) में और 16(6) में। वहां पे क्या बोलेंगे, वहां डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, और यहां पर क्या आपका लोक नियोजन के आधार पर। इसको समझना। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? देखो इसमें कहा गया कि भाई आप ये मुझे बताओ, अस्पृश्यता को याद रख लेना, इसको लिखना। संविधान में कहीं भी शब्द की व्याख्या नहीं है, संविधान में इस शब्द की कहीं पर भी व्याख्या नहीं है। तो हम किसको कहें अस्पृश्यता? फिर कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, व्याख्या नहीं है। अच्छा, जिस चीज की संविधान व्याख्या नहीं करता और उसका सही मायना हमको समझना हो, तो फिर कैसे समझेंगे भाई? संविधान का काम है ना, उसने लिख दिया अस्पृश्यता का अंत होगा। अब ये बताया नहीं अस्पृश्यता क्या है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो ऐसे मामलों में हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उनको लैंडमार्क मानना पड़ता है। बोलेंगे मेरे साथ, जिस शब्द की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है उसके लिए फिर आपको आधार क्या बनाना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मामले को। ठीक है, जैसे
एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इसको थोड़ा सा व्याख्या की थी, इसकी अस्पृश्यता क्या है, मद्रास हाईकोर्ट ने। और मद्रास हाईकोर्ट ने इसको जो एक्सप्लेन किया उसमें कहा गया, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार, क्या बोल दिया, जन्म के आधार पर यदि कुछ जातियों का बहिष्कार किया जा रहा है तो वही क्या है, वही आपका अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता, यानी कि उसी को बोल दिया गया कि वही अनटचेबिलिटी है। तो क्या ये परिभाषा आपकी नजर में सही है? आप कहेंगे हाँ। कुछ जातियों को, जब कुछ जातियां ये मान के कि ये तो निम्न, आप पुराने समय को देखिए, आपको याद होगा एक नगली का प्रकरण आता है त्रावणकोर में, केरल में। तो जब वहां पर जबरन टैक्स वसूला जाता था लोगों से, लोग अपने ऐसे डंडे में ना, जो साहूकार होते थे, डंडे में आगे भी आपका एक दरांत लगा के रखते थे, दरांत जैसे फसल काटी जाती है, और उससे स्त्रियों के वस्त्रों को ऐसे उनके घर में भी प्रवेश नहीं करते थे। वो जो पैसा उनको देना होता था, उनको उसी पे टांगना पड़ता था उस पैसे को, और उस पैसे को मतलब टच भी नहीं करते थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसको छू लिया है अभी। और नंगली का प्रकरण यही है कि जब उसके घर, उसने जब विरोध किया इस बात का कि हमारे पास में वो अतिरिक्त टैक्स देने को नहीं है, जो शोषण हमारा हो रहा है, तो उसने अपना स्तन काट करके साहूकार को दे दिया, स्तन, ब्रेस्ट का पार्ट काट के दे दिया। तो इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और कहा भी जाता है कि हमको उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए उस समाज से, उन सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि, या अब क्यों माफी मांगे कि भैया हम तो नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन, तो पूर्वजों के द्वारा किया गया तो कृत्य है, जिस किसी ने किया हो, जिसने नहीं किया है उस पर बात लागू ही नहीं होती। लोगों को घर में प्रवेश तक नहीं दिया गया। लोग ये समझते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में बैठने से मैं छोटा हो जाऊंगा, या इनके साथ खाने से जो है मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ऐसी मानसिकता अब भी देखी जाती है लोगों में। लोग, मतलब इससे कुछ बदलाव नहीं होता मेरे कहने से, कि मेरे कहने से लोग बदल जाएंगे। ये दरअसल में पूर्वाग्रह का शिकार लोग हैं, मैंने कहा प्रेजुडाइज का शिकार लोग हैं। उनकी परवरिश ही ऐसी हुई, उनको सिखाई ही ये चीजें गई, तो उनके दिमाग में क्यों ना करके घर बैठती। जिसको सिखाया जाता उसके परिवार में, या जिसने खुद सीखने का प्रयास किया होता कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक बेहतर मनुष्य, मानव तब बनते हैं जब सामने वाले की जगह हम खुद को रख पाए। सामने वाले की जगह खुद को रख पाए मतलब जो स्थिति उसके साथ हो रही है, क्या उसको आप भी झेल सकते हैं, और इतना भर आप सोच पाए तो आप मानव बन जाएंगे। बस किसी भी स्थिति में आप स्वयं को रख के देखिए। आपने जैसे बोल दिया, मान के चलो स्त्रियां घर से बाहर नहीं जा सकती, तो एक बार आप सोचिए कि आपको घर से बाहर जाने से यदि रोका जाए, आपने कह दिया कि इनके साथ खाना, इनको स्कूल से बाहर धक्के दे के निकाल दो। आप सोचिए यदि आपको स्कूल से बाहर धक्के दे करके निकाला जाए तो क्या होगा। तो ये विचार करने योग्य चीज है। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर कुछ जातियों का जो बहिष्कार हुआ वही अस्पृश्यता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। आपके दोस्त हैं और आपके दोस्तों से आपका झगड़ा हो गया, और आपके दोस्त ने आपसे बोलना बंद कर दिया, आपसे उसने बातचीत करनी बंद कर दी, तो ये अस्पृश्यता हुई या नहीं हुई? आपके, फिर से मेरी बात सुनिए, आपके दोस्त से आपका झगड़ा हुआ और आपने अपने दोस्त से बातचीत करनी बंद कर दी, तो क्या यह अस्पृश्यता हुई? तो आप कहेंगे नहीं। अस्पृश्यता का मतलब होगा जब जाति के आधार पर हो। तो क्या होगा? एक छोट सटीक सी परिभाषा हम कह सकते हैं, जन्म के आधार पर, भी आपका जन्म वहां हुआ था इसीलिए। तो ये क्या बोलेंगे, ये आपका फिर अस्पृश्यता में नहीं आता है। तो कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों का जो बहिष्कार है। अब ये खत्म कैसे हो? तो मैंने क्या बताया था आपको, कक्षा शायद पहली में ही बताया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया इसके लिए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जिन साथियों ने पहली कक्षा की होगी वो जानते होंगे, बताओ जरा। तो ये आया था आपका 1955 में, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। इसको कहा जाता है अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट।
फिर इसमें बदलाव हुआ आपका, और बदलाव करके जो हम लेके आए आपका 2 सितंबर 1976 को, वो था नागरिक अधिकार संरक्षण की, व्यक्ति के जो अधिकार है उनको बचाया जा सके। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये रोकथाम करता है कि भाई आपको कुछ सजा होंगी, आप किसी के साथ में किस तरह का बर्ताव करते हैं तो उसके लिए सजाएं बताई गई हैं। इसमें क्या कहेंगे, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये अस्पृश्यता का अंत यहां पर बताया गया है आर्टिकल 17 में, यानी कि सब लोग समान हो पाए। हम पढ़ रहे हैं समानता के अधिकार, यानी सब लोग समान हो पाए, ठीक है। बात क्लियर है, आगे आते हैं। फिर आती है बात आर्टिकल 18। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत से मतलब क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अब उपाधि क्या होती है सोचिए। आप पुराने भारत को यदि देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग होते थे, राय साहब, राय साहब नाम सुना है कभी आपका, राय बहादुर। ब्रिटिश सरकार किसी को भी कह देती जो उनके चापलूसी करते थे या उनके लिए मदद करते थे भारत के राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने में, महाराजा, ये टाइटल्स थे आदि बहुत सारे थे। नवाब कह दिया किसी को, किसी को आपने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी, नाइट, बहुत सारे लोगों को नाइट कह दिया जाता था, नाइट का टाइटल दिया जाता था। गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दे दिया गया। तो जितनी भी ये उपाधियां थी ये सब क्या थी, ये हेरेडिटरी थी। हेरेडिटरी का मतलब समझ रहे हो, वंशानुगत, यानी किसी के पिता को अगर राय साहब की उपाधि मिली थी तो उसका बेटा भी कौन होगा, उसका पोता भी कौन होगा, वो भी राय साहब। मतलब एक जिस व्यक्ति के परिवार में कोई राय साहब हो गया तो उसके अगले जो वंशज है वो सब राय साहब होंगे। सर का टाइटल हो गया तो उसका बेटा भी सर होगा फिर। तो आप मुझे बताइए, क्या आम जनता के लिए था ये, क्या आम जनता इन अधिकारों को प्राप्त कर सकती थी? एक बच्चा कह रहा है सर इनके जैसा पढ़ाओ। भाई साहब मैं किसी के जैसा नहीं पढ़ाता, इसीलिए मैं विशेष हूं। मैं बाकी सबके जैसा पढ़ाने लगूंगा तो उनके जैसा नहीं हो जाऊंगा। आप उनसे पढ़ लीजिए, मैंने कहा ना आपको जिससे पढ़ना आप उनसे पढ़ सकते हैं। जो आपको 5 मिनट में टॉपिक कराते हो, 30 मिनट में टॉपिक कराते हो, उनसे पढ़िए। पेपर में प्रश्न करने जाइए और फिर 5-7 साल तैयारी कीजिए और निराश होकर अंत में बैठ जाइए। बात वही है, या 1 वर्ष ध्यान से पढ़ लो। मैं किसी और के जैसा नहीं पढ़ा सकता भाई, इसके लिए मुझे माफ करें, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी थी, यानी कि सामान्य व्यक्ति तो कभी भी फिर उसको नहीं प्राप्त कर सकता, जिसको मिल जाएगी उसके वंशानुगत भी हो जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति का बेटा तो राय साहब नहीं हो सकता। ओके, तो यहां पे देखना है क्या बोलेंगे, उपाधियों का अंत। तो ऐसे टाइटल्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और यहां पे एक बात आई, सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति है, यानी आप सेना में हैं या आप कोई विद्या के क्षेत्र का टाइटल है, विद्या के क्षेत्र में अनुमति है, क्षेत्र में अनुमति है। देखो मेरे साथी, मैं ये कहता हूं आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए सफल होना। या तो आप जिनके साथ हैं उन पर विश्वास करके उनके साथ चलिए, है ना, और या आप अपना एक वो मार्ग चुन लीजिए जो आपको सफलता पर लेके जाए। आप जो भी चुनेंगे, आप जब सफल होंगे वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। सर 17 को रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है साथी। अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का खात्मा होगा। आप जो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी से। भाई आप ये नहीं कह सकते किसी से कि भाई मैं अपवित्र हो जाऊंगा। सिर्फ एक सिद्धांत को याद रखिए। और मैंने कहा ना कि आर्टिकल 17 में आपका व्याख्या ही नहीं की गई है अस्पृश्यता की। जितना कुछ भी मैंने आपको बताया वो मद्रास हाईकोर्ट का संदर्भ देके बताया कि उसका क्या फैसला है। तो आज आर्टिकल 18 को देखो। आप देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही 1.5 घंटे पर आप सबकी कक्षा होती होंगी शायद,